मेरे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट है, आपके सामने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है इम्पोर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी, शब्दावली या इसी को कहा जाए तो परिभाषा जो है हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखने में मदद देगा, क्योंकि उसके बारे में जो है हल्का फल्का जानकारी जो है मिलेगा आपके इस परिभाषा से। ठीक है, तो आपको जो है ज़रूर देखना चाहिए ताकि जो है क्वेश्चंस के बारे में आइडिया मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे हमारे सामने है, देख सकते हैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं क्या होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, महिलाओं तथा बच्चों को प्रदान की जाने वाली नैदानिक, उपचारात्मक, रक्षात्मक, उन्नायक तथा पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, तो माता और शिशु को यानी माता और उसके बच्चे को प्रदान की जाने वाली सेवा को जो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं कहलाते हैं। अब इस सेवा के अंदर क्या क्या होता है, तो नैदानिक प्रकार के सेवा होता है, उपचारात्मक सेवा होता है, रक्षात्मक मतलब रक्षा दोनों का किया जाता है जीवन का, उन्नायक होता है, समझ गए, और पुनर्वास होता है। ये सब जो है इनके किया जाता है सेवा में। ठीक है, चलिए अब सामने आता है गर्भ निरोधक कंट्रासेप्शन क्या होता है। देखिए, गर्भ निरोधक का अर्थ अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना है। ऐसे साधन जो महिलाओं को अनचाही गर्भावस्था से बचाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं वही जो है गर्भ निरोधक साधन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, गर्भ निरोधक कंट्रासेप्शन क्या होता है, तो गर्भ निरोधक अर्थात अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना, मतलब आप चाहते नहीं है कि जो है स्त्री प्रेग्नेंट हो, गर्भ उससे जो है हो, तो ये जो है क्या होता है, अनचाहे मतलब अनचाहे गर्भ से मुक्ति देता है। ठीक है, ऐसे साधन जो महिलाओं को अनचाहे गर्भावस्था से बचाने हेतु उपयोग किए जाते हैं गर्भ निरोधक साधन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि एक होता है अस्थाई गर्भ निरोधक, एक होता है आपका टेम्परोरी गर्भ निरोधक। समझ गए, अस्थाई वाला में दो चीज़ें होता है, एक होता है पुरुषों में होता है वैस्कोटोमी और महिलाओं में होता है महिलाओं में होता है क्या चीज़, डिंब वाहिनी छेदन, ट्यूबक्टोमी होता है, और पुरुषों में वैस्कोटोमी होता है। ठीक है, दोनों अस्थाई होता है। ओके, हम पढ़ाए हैं डिटेल में। ठीक है, उसके बाद अस्थाई भी पढ़ाए हैं जिसमें आपका आईयूईडी का प्रयोग होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का, आईयूईडी का, समझ गए। उसमें कुछ जो है टेम्पोररी में जैसे जेली वगैरह का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, हार्मोन वगैरह में जैसे पिल्स वगैरह आता था, तो ये सब के उपयोग करके जो है हम पढ़ाए हैं डिटेल में। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, गर्भ निरोधक हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्वाइटस इंटरपेट्स में। ठीक है, क्या है क्वाइटस इंटरपेट्स, देख लीजिए, इसे विड्रॉल मेथड भी कहा जाता है। इसमें संभोग के दौरान पुरुष स्खलन से ठीक पहले अपने शिश्न को महिला की योनि से बाहर निकाल देता है, जिससे मीर जो है वेजाइना में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए, क्वाइटस इंटरप्ट्स क्या होता है, तो क्वाइटस इंटरप्ट्स होता है जैसे रिलेशन के समय जैसे ही एजुकुलेट स्खलन होने वाला होगा स्पर्म, तो क्या होगा कि अपने पेनिस अपने शिशन को पुरुष क्या करेगा कि वेजिना से बाहर निकाल देगा, तो वो जो स्पर्म होगा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए जो है क्या होता है कि वो जो है जो स्पर्म है, जो वीर है, वो क्या होगा कि वो वेजाइना में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो इसे विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। समझ गए, क्वाइटस इंटरप्ट्स, समझ गए। चलिए, नसबंदी क्या होता है, वैस्कोटोमी, देख लीजिए, यह मेल स्टरलाइजेशन की विधि है। क्या है, यह पुरुष बाध्यता का एक विधि है। ठीक है, जिसमें दोनों भैंस डिफरेंस को काट दिया जाता है एवं काटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है। समझ गए, देखिए वैस्कोटोमी क्या होता है, तो वैस्कोटोमी देखिए यहाँ से आप लोग को जो है ये भी देखने को मिल रहा है कि यह अस्थाई विधि के बारे में भी बतला रहा है। समझ रहे हैं ना, मतलब गर्भ निरोधक तो बता ही दिया, गर्भ निरोधक तो बता ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, गर्भ निरोधक तो आपको बता ही दिया वहाँ पे, और यही जो है इसी को हम लोग परिवार नियोजन भी कहते हैं। ठीक है,
जो स्त्री में देखते होइएगा, स्त्रियों में क्या होता है कि उन्हें जो है परिवार नियोजन कराया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, उसे ऑपरेशन कर दिया जाता है। डिंब वाहिनी वहाँ पे डिंब के जो जहाँ पे जाकर जो है सारा क्रिया होता है वो डिंब को काट दिया जाता है और वही जो है काट कर जो है एक साइड अलग बांध दिया जाता है, तो वही ट्यूबक्टोमी होता है, जिसको हम लोग डिंब वाहिनी छेदन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिवार नियोजन में ही कहता है। जिसके बाद जो है क्या होता है कि वहाँ पे प्रेग्नेंट जो है फीमेल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यही चीज़ें है। देख लीजिए, पुरुषों में जो वैसेक्टोमी किया जाता है वो वैस डिफरेंस को जो होता है पुरुषों में, वो दोनों वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है और जो काटा हुआ सिरा होता है उसको बांध दिया जाता है। समझ गए, यही जो है मेल स्टरलाइजेशन पुरुष बाध्यता होता है। समझ गए। नेक्स्ट आगे देखिएगा, डिंब वाहिनी छेदन है। ठीक है, ट्यूबक्टोमी है। ट्यूबक्टोमी में क्या होता है कि इसमें स्त्रियों की अस्थायी गर्भ निरोधक की सबसे प्रचलित विधि है। देखिए, यह गर्भ निरोधक ऊपर वाला भी है, ये भी है, तो यह स्त्रियों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यह स्त्री जो है अपना ट्यूबक्टोमी यानी परिवार नियोजन जो होता है उसमें जो महिला होती है वो बहुत ज़्यादा भाग लेती है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो यह गर्भ निरोधक का सबसे प्रचलित होता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब्स को सर्जरी द्वारा काट दिया जाता है। तो जो परिवार नियोजन होता है ना, तो आप लोग देखते होइएगा कि वहाँ पे जो सर्जरी होता है वो फैलोपियन ट्यूब का ही सर्जरी होता है, जिसमें इसको काट दिया जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी द्वारा काट दिया जाता है। समझ गए, तो ये डिंब वाहिनी छेदन। समझ गए। अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है? अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अंडर 5 क्लिनिक क्या है? तो देखिए, अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक क्या है? तो अंडर 5 क्लिनिक जो है 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। इस क्लिनिक के द्वारा जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनका नैदानिक, ठीक है, उपचारात्मक और रक्षात्मक प्रकार की देखभाल प्रदान की जाती है। समझ गए? चलिए, ये जरूर याद रखिएगा, नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक, ठीक है, इस प्रकार का देखभाल सेवाएं प्रदान किया जाता है। ओके, चलिए, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं क्या होता है? देखिए, स्कूल हेल्थ सर्विस क्या होता है? तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा समुदाय स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों की संपूर्ण देखभाल तथा कल्याण की भावना शामिल है। ठीक है, देखिए, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं क्या होता है? तो स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का ही सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का ही एक क्या है, महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, जिसमें स्कूल जाने वाले जो भी बच्चे होते हैं उनका संपूर्ण देखभाल, ठीक है, उनका कल्याण का भावना जो है इस सेवा में शामिल होता है। ठीक है, जिससे बच्चे का जो है संपूर्ण देखभाल हो तथा उनका कल्याण हो, ऐसे जो है भावना शामिल होता है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में। ठीक है, चलिए, गृह मुलाकात क्या होता है? देख लीजिए, मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ डिटेल में। गृह मुलाकात एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय, मतलब गाँव के समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना गृह मुलाकात कहलाता है। समझ गए? देखिए, गृह मुलाकात क्या होता है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा घर घर जाकर समुदाय में लोगों के समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना, आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें उस अनुसार उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना, सलाह देना ही गृह मुलाकात कहलाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, क्लिनिक क्या होता है? देख लीजिए, क्लिनिक क्या होता है? देख लीजिए, क्लिनिक संस्था तथा सरकार या ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। क्लिनिक वह स्थान है जहां रोगी चिकित्सा तथा आवश्यक सलाह हेतु जाता है और उपचार के बाद वापस चला जाता है। यहां रात्रि में मरीज की भर्ती नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए, क्लिनिक क्या होता है? तो क्लिनिक या तो कोई संस्था होगा, वो अपने तरफ से खुला होगा, या सरकार के तरफ से चल रहा होगा जो चलता है। कोई ट्रस्ट होगा, जैसे आप लोग जानते हैं बड़ा बड़ा हॉस्पिटल सब है, तो सब एक ट्रस्ट के द्वारा ही चलता है। तो इसके सब के द्वारा संस्था, सरकार या ट्रस्ट के द्वारा एक क्लिनिक सब संचालित किया जाता है। ठीक है, क्लिनिक वह स्थान है, क्लिनिक भी एक स्थान ही होता है जहां रोगी क्या होता है कि डॉक्टर से मिलने आते हैं तथा सलाह हेतु आते हैं। ठीक है, और उपचार के बाद वापस अपने घर को चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ रात्रि में ठहरने का कोई व्यवस्था भर्ती का नहीं होता है। ठीक है, वही क्लिनिक होता है। समझ गए? चलिए, तो ये क्लिनिक भी मैं पढ़ा चुका हूँ, अस्पताल भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है,
रेफरल प्रणाली, रेफरल सिस्टम क्या होता है देख लीजिए। रेफरल प्रणाली वह प्रणाली होता है जिसके द्वारा रोगी को उसके जैविक चिन्हों को बनाए रखते हुए उचित सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाना है। देखिए रेफरल प्रणाली, रेफरल सिस्टम के मतलब क्या है। तो रेफरल प्रणाली वह प्रणाली होता है जिसमें अगर किसी रोगी को स्वास्थ्य सुविधा में कोई सुधार नहीं हो रहा हो तो उसे स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसे सुविधा युक्त आगे की स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा जाना ही जो है रेफरल प्रणाली कहलाता है। समझ गए, रेफर करना पेशेंट को एक स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरे स्वास्थ्य केंद्र पर। तो एक स्वास्थ्य केंद्र से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र पर कब भेजा जाता है, रेफर किया जाता है, जब वहाँ पे नहीं ठीक होता है, जब वहाँ पे उसे वैसा व्यवस्था नहीं मिलता है तभी ना आगे उसको रेफर करता है। तो यही रेफरल प्रणाली होता है। समझ गए। चलिए अस्थायी आदेश क्या होता है देख लीजिए। अस्थायी स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अस्थायी आदेश वे निर्देश होते हैं जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को चिकित्सक की अनुपस्थिति में रोगी के उपचार हेतु अधिकाधिक चिकित्सक द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अस्थायी आदेश देखिए, अस्थायी आदेश एक वह निर्देश होता है जिसमें जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है उसको जो है डॉक्टर निर्देश देते हैं। अगर कोई डॉक्टर अनुपस्थित है तो इस कंडीशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं कि अधिकाधिक जो है उपचार हेतु चिकित्सक द्वारा प्रदान किया जाता है। ये निर्देश किसको, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को। तो ही अस्थायी निर्देश हो जाता है। समझ गए। जब डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट को देखना है, बहुत ज़रूरी है देखना, इमरजेंसी है और डॉक्टर नहीं है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है क्या करते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को जो एक जो अधिकार जो देते हैं, निर्देश जो देते हैं वही जो है अस्थायी आदेश होता है, ठीक है। चलिए अब कचरा क्या होता है देख लीजिए। अनुपयोगी पदार्थ कचरा कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि जो उपयोग का ना हो तो कचरा ही होता है। कचरे में सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, घरों से निकलने वाला कचरा जैसे फल व सब्जियों के टुकड़े, बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कपड़ों के टुकड़े, टूटे फूटे औजार, लकड़ी के टुकड़े, पॉलीथीन आदि ठोस कचरे के उदाहरण है, ठीक है। मल मूत्र ये सब क्या है, मल मूत्र ये सब क्या है, द्रव का तरल कचरा है, ठीक है। और सारे हो सकता है जैसे कल कारखानों से निकला हुआ गंदे पानी, ठीक है ना। तो ये सब है। तो कचरा क्या होता है, तो जो ऐसा पदार्थ जो उपयोग के बाद अनुपयोगी हो या ऐसा पदार्थ जो उपयोगी हो अनुपयोगी हो, मतलब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो जो है एक वेस्ट के रूप में हो जाता है, एक कचरा के रूप में हो जाता है। समझ गए। एक कचरा जो होता है सड़कें पर मिल जाएंगे, सार्वजनिक स्थलों पर मिल जाएंगे, घरों से निकलने वाला कचरा होता है, ठीक है। अब जैसे फल सब्जी के टुकड़े, बचा हुआ खाद्य पदार्थ, भोजन, कपड़ा के टुकड़े, टूटे हुए औजार, लकड़ी के टुकड़े, पॉलीथीन आदि जो है ये सब ठोस कचरे के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वेस्ट। अब इसी वेस्ट को देखिएगा आप लोग को यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जलाना, पटना, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो है गाड़ना, ये सब जो है आपका क्या होता है, कचरा को निस्तारण करने का विधि है जो कि हम बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पाटना डंपिंग क्या होता है, यह कचरे के निस्तारण की एक सरल विधि है, ठीक है। इसमें नियंत्रित कचरे को गहरी जगहों में भर दिया जाता है जिससे यह एकत्रित कचरा धीरे धीरे सड़ गल खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। एक कृषि के लिए उपयोगी होता है तथा लगातार कचरा डालने से निचले क्षेत्र समतल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए पाटना क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि बड़े बड़े शहर में क्या होता है, जब कचरा कहाँ पे जमा किया जाता है तो कचरा जो है दूर इलाके में जो है कहीं गड्ढा वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा है एरिया में, वहाँ पे जो है शहर के तमाम कचरा ले जाकर वहाँ पे जमा किया जाता है उस गड्ढे में। क्यों? क्योंकि यह सबसे जो है उससे क्या होगा, एक तो जो है ज़मीन वहाँ का समतल होगा, भरेगा, और उसके बाद जो है वो क्या होगा कि वह सड़ गल कर वहीं पे अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पाटना होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए जलना क्या होता है, तो देखिए जलना यह कचरे निस्तारण की एक समान विधि है, यह भी एक कचरा निस्तारण का ही विधि है। ऐसा स्थान जहाँ कचरे को एकत्र करने की सुविधा हो, उपयुक्त होता हो, कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंसिनरेटर का उपयोग किया जाता है। जलाना, इंसिनरेशन क्या होता है, तो देखिए इंसिनरेशन में जो कचरा होता है वह इसको आसानी से जो है जलाकर नष्ट किया जाता है, और एक ऐसे स्थान जो कि आवासीय स्थान, निवास स्थान से अलग हो, वहाँ पे कचरे को जमा कर और उसमें जो है क्या किया जाता है, जलाया जाता है उससे कचरे को, ठीक है। यही जलाना होता है। समझ गए। चलिए
प्रोटीन क्या होता है देख लीजिए। प्रोटीन को सर्वप्रथम नामकरण किसने किया? मुल्डर ने किया, 1938 में किया। ठीक है, जंतुओं व वनस्पति में उपस्थित नाइट्रोजन बहुलक जैविक पदार्थों को प्रोटीन नाम दिया गया। ठीक है, देख लीजिए, सर्वप्रथम मूलक द्वारा 1838 में जंतुओं व वनस्पति में उपस्थित नाइट्रोजन के बहुल जैविक पदार्थ को, ठीक है, प्रोटीन का नाम दिया गया। ठीक है, मुल्डर ने जो जंतु था या जो वनस्पति है, जंतुओं में या वनस्पति में दोनों में जो नाइट्रोजन का जो बहुलक जैविक पदार्थ था उसी को जो है इन्होंने प्रोटीन नाम दिया। ठीक है, मनुष्य शरीर में लगभग 20% भाग प्रोटीन होता है। देखिए, जंतुओं में आ गया ना, जंतु में मनुष्य आ गया ना, तो मनुष्य के शरीर में 20% भाग लगभग प्रोटीन होता है। समझ गए? ये जीवन की प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। ये जीवन के प्रक्रिया के लिए क्या है? बहुत आवश्यक तत्व है। प्रोटीन एक प्रकार के कोलाइड्स होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार के कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, अर्थात ये विलायक में घुलते हैं लेकिन फिर भी अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह विलायक में घुल जाता है लेकिन यह अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में फिर भी जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लीजिए कि आपका जो है लगभग 20% शरीर में प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो है मुल्डर ने 1838 में सर्वप्रथम जंतु और वनस्पति में उपस्थित जो नाइट्रोजन का बहुलक जैविक पदार्थ है उसी को इन्होंने प्रोटीन नाम दिया। ठीक है, यह लगभग मनुष्य में 20% भाग होता है प्रोटीन का। यह जीवन के प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, प्रोटीन एक प्रकार के कोलाइड्स होता है। कोलाइड्स मीन्स कहा जाए तो घुलने के बाद भी वो हल्का फल्का कहीं ना कहीं उसमें जो है अलग रहता है, वही कोलाइड्स होता है। जैसे पानी में आप पानी में जो है किसी ऐसे चीज़ को मिलाएं जो पूर्ण तरीक़ा से उसमें न मिले। ठीक है ना, हल्का फल्का उसका कण जो है पानी के ऊपर जो है रहे ही, वही जो है उसी प्रकार से कोलाइड्स होता है। ठीक है, ये विलायक में घुलता तो है लेकिन फिर भी जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उसमें उपस्थित होता है। समझ गए? चलिए, संतुलित आहार क्या कहलाता है? देखिए, संतुलित आहार वे आहार होता है जो आयु वर्ग, लिंग भेद, जो शारीरिक कार्य, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए, संतुलित आहार वे आहार होता है जो सभी विभिन्न आयु वर्ग के लिए अलग होता है, विभिन्न भेद के लिए, विभिन्न लिंग भेद मतलब विभिन्न स्त्री पुरुष जैसे हिसाब से अलग अलग होता है। शारीरिक किसका कार्य कैसा करता है उसी शारीरिक कार्य के अनुसार होता है, आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है और शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाला आहार, शरीर को संवर्धन करने वाला आहार, सुरक्षा देने वाला आहार उचित मात्रा में इस परिणाम भोजन में होते हैं आहार में, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, वही संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार जो होता है सभी आयु वर्ग, सभी लिंग, शारीरिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होता है। यह सभी आहार जो होता है, सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाला इसमें होना चाहिए, इसमें शरीर का संवर्धन करने वाला आहार होना चाहिए, शरीर को सुरक्षा देने वाला आहार होना चाहिए और यही सब आहार मिलकर जो है एक संतुलित आहार बनाता है। ठीक है, और व्यक्ति को जिसमें सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो जाए वही जो है संतुलित आहार होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए पाश्चुराइजेशन, निर्जीवाणुकरण क्या होता है देख लीजिए। इस विधि में बीज संक्रमित किए जाने वाले पदार्थ को कम तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म किया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मिल्क, दूध को भी जो है एक टेम्परेचर पर, एक अस्थाई कम टेम्परेचर पर क्या होता है कि उसके लगातार जो है गर्म करता है और जिससे गर्म करने से क्या होता है कि उसमें जो भी हानिकारक चीज़ें होता है वो नष्ट हो जाता है, सूक्ष्मजीवें, और उसमें जो है कोई उसके जो दूध है तो दूध में कोई परिवर्तन भी नहीं आता है और उसमें का सूक्ष्मजीव नष्ट भी हो जाता है। तो यही जो है पाश्चुराइजेशन होता है। समझ गए? जो कम तापमान पर लगातार जो है एक निश्चित समय अवधि तक गर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए, उद्भावन अवधि क्या होता है देख लीजिए। रोगों का उत्पादन करने वाले जीवों के शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षणों के उत्पन्न होने के मध्य अंतराल के उद्भावन अवधि कहते हैं। अलग अलग बीमारियों की उद्भावन अवधि अलग अलग होती है जो कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। उद्भावन अवधि से कहा जाए तो जैसे कोई रोग उत्पन्न करने वाले जीव जो है शरीर में प्रवेश किया, और शरीर में प्रवेश किया मतलब
कुछ ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करता हो, जो सूक्ष्म जीव, जो इन्फेक्शन होता है ना, तो कोई किसी न किसी सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। तो वही जीव शरीर में प्रवेश किया। अब इस प्रवेश किया यहाँ से लेकर अब इसके बीच में, यानी इसके बीच में जैसे ही ये लक्षण उत्पन्न होता है, मतलब प्रवेश करने से लेकर इस लक्षण उत्पन्न करने के बीच के जो अंतराल होता है, इसी को जो है उद्भवन अवधि कहा जाता है। ये उद्भवन अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक होता है, जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग होता है। समझ गए? चलिए, बीज संक्रमण क्या होता है देख लीजिए। सूक्ष्म जीवों अथवा उनके जीव विषों को शरीर से बाहर भौतिक एवं शारीरिक पदार्थों के उपयोग द्वारा नष्ट करने की प्रक्रिया बीज संक्रमण कहलाता है। ये पदार्थ क्षयकारी एवं विषैले होते हैं, इसलिए इनका उपयोग ऊतक पर नहीं किया जा सकता है। इनका उपयोग जीवहीन सतहों पर ही होता है। देखिए, बीज संक्रमण जो होता है, यह जीवों तथा उनके जीव विषों को शरीर से बाहर एवं भौतिक रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा नष्ट किया जाता है। नष्ट करने का एक प्रक्रिया बीज संक्रमण कहलाता है। यह जो है हानिकारक विषैला होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है सजीव प्राणी पर जो है नहीं किया जाता है। यह किसी जो है इसका उपयोग जो है किसी न किसी सतह पर ही किया जाता है जिसमें कोई जीव न हो। समझ गए ना, मतलब कोई जीवन न हो। ओके, चलिए, हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है देख लीजिए। हेल्थ सूचक क्या होता है, तो ये वे चर वेरिएबल होते हैं जो समुदाय, राज्य या देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के मापने हेतु उपयोग लाए जाते हैं। ये संकेत लोगों को स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तन के बारे में सूचनाएं प्रदान करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य संकेत क्या होता है, तो यह एक वेरिएबल होता है, यह एक वे चर होता है जो किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों को उसके स्वास्थ्य के स्थिति को जानने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये लोगों को उसके स्वास्थ्य के स्थिति के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन को सूचनाओं को प्रदान करता है। स्वास्थ्य संकेत क्या है, मतलब व्यक्ति के बारे में, चाहे वो समुदाय का हो, चाहे वो किसी राज्य का हो, चाहे वो किसी देश का हो, तो उसके लोगों को उसके स्वास्थ्य की स्थिति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक चर वेरिएबल होता है जो लोगों में उसके स्वास्थ्य को सकारात्मक और नकारात्मक जो परिवर्तन होता है उसके सूचनाओं को प्रदान करता है। यही जो है स्वास्थ्य संकेत होता है। समझ गए? चलिए, रोग क्या होता है तो देख लीजिए। रोग क्या है, रोग समान स्वास्थ्य में बदलाव की अवस्था है। रोग क्या है, तो समान स्वास्थ्य में बदलाव की दशा है। कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसका जो स्वास्थ्य होगा वो समान होगा, लेकिन समान से अगर बदलने लगेगा तो क्या होगा कि उसमें रोग आएगा, जिसमें रोगी के शारीरिक मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं। जिसमें क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति को रोग उत्पन्न होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक लक्षण जो है प्रकट होता है। रोग एक असमान स्थिति है। रोग जो है समान से अलग एक असमान स्थिति होता है जो कि व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जो क्या करता है, व्यक्ति को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य बाधित होते हैं। अब रोग होने से जाहिर सी बातें हैं कि व्यक्ति अपना शारीरिक और मानसिक और सामाजिक कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, व्यक्ति इन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनको जो है समायोजन करना मुश्किल हो जाता है और यही जो है रोग होता है। समझ गए? तो चीज़ें को समझ गए ना। चलिए, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है देख लीजिए। प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो। ठीक है, तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसको समुदाय तथा देश वहन कर सके। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, तो यह एक सबसे आवश्यक देखभाल होता है जो सभी लोगों के लिए आसान और स्वीकार हो। ठीक है, जिनमें पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतना हो कि समुदाय और देश वहन उसका कर सके, वही प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। ओके, चलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखिए। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है देख लीजिए। यह यहाँ पे सेंटर है, ऊपर केयर था वो देखभाल था, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। यह क्या होता है, पीएचसी क्या होता है, तो यह गांव के लोग और जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, उसका जो है यह पहला कॉन्टेक्ट संपर्क होता है। ठीक है, इससे आगे जो है और ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल होता है, लेकिन यह सबसे छोटा जो है स्वास्थ्य का केंद्र होता है। ठीक है,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर और पर्वतीय और जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 20,000 की जनसंख्या को कवर करने हेतु इसे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं तथा रोगियों के निदान संबंधी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होते हैं। समझ लिए? तो ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये हो गया। ओके, चलिए स्वास्थ्य आकलन क्या होता है? स्वास्थ्य आकलन एक सतत व्यवस्थित गहन क्रमबद्ध अवलोकन या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः देखभाल में परेशानी एवं अन्य अवस्था के देखभाल के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य आकलन हेल्थ असेसमेंट क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि यह जो है नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण होता है। ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में हर एक चीज़ व्यक्तिगत तौर पे हो या पारिवारिक का हो या जो है उसके सभी चीज़ों के बारे में उससे पूछताछ, उसके आवश्यकताओं का, उसके समस्याओं का, उसके जो है सूचनाओं का, जो है सारे चीज़ों का जो है वहाँ पे क्या करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं और यही जो है स्वास्थ्य का आकलन होता है। ठीक है, जो ये क्या होता है, व्यवस्थित गहन क्रमबद्ध अवलोकन है। समझ गए? जिसमें व्यक्ति के पूछताछ, जानकारी परिवार के बारे में, खुद के बारे में, उसके इकोनॉमिकल, उसके हर एक चीज़ के बारे में जो है यहाँ पे पता किया जाता है सूचना। समझ गए? चलिए खाद्य अपमिश्रण क्या होता है? फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है? देख लीजिए। मुनाफा अधिक कमाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे खाद्य अपमिश्रण कहते हैं। ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं। ठीक है, देखिए दुकानदार जो होता है, देखिएगा आजकल बहुत ज़्यादा मिलावटी आता है। इसका रीज़न क्या है? पैसा तो आपको उससे ओरिजिनल का लेगा लेकिन मिलावटी देता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अपने आप को मुनाफा कमाने को प्रयास कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से वो क्या करता है कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें कुछ ऐसे बाहरी पदार्थ मिला देगा जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। और मिला देने से एक क्या बन जाता है? खाद्य अपमिश्रण हो जाता है। मतलब खाद्य पदार्थों में बाहरी से कुछ ऐसे पदार्थ मिला देना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ठीक है, और यह स्वास्थ्य समस्याओं का जन्म देता है। ओके, चलिए पोषण शिक्षा क्या होता है? देख लीजिए। न्यूट्रिशनल एजुकेशन। पोषण शिक्षा लोगों को खाने के लिए उचित आहार चुनने में, भोजन पकाने की आदतें, भोजन पकाने के सुरक्षित तरीके, भोजन के संग्रह के तरीके आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भोजन की आदतें से कुछ बीमारियां का भी संबंध है, जैसे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग आदि। उचित पोषण शिक्षा द्वारा कुपोषण तथा पोषण से जुड़ी अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है, देखिए पोषण शिक्षा क्या होता है? तो पोषण शिक्षा एक जो है खाने के लिए उचित आहार चुनने में मदद करता है। भोजन को कैसे पकाना है, ठीक है, भोजन को कैसे सुरक्षित तरीके से रखना है, भोजन को जो है भोजन में क्या क्या चीज़ें लेना है, इन सारी चीज़ों को जो है पोषण शिक्षा में पोषण के तमाम पहलुओं पर जो बात किया जाता है वो जो होता है व्यक्ति को क्या करता है? पोषण शिक्षा बतलाता है। ठीक है, पोषण शिक्षा में जो होता है व्यक्ति को उसके कैसे भोजन करना चाहिए, भोजन को जो है कैसे स्टोर करके रखे, भोजन को जो है कैसे पकाना है, ठीक है, और किस टाइप का हमें भोजन करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो है चीज़ें व्यक्ति को बताया जाता है पोषण शिक्षा में। अब जिस भोजन की आदतें, व्यक्ति को भोजन के आदतें बीमारियों का भी संबंध होता है। जैसे अगर आप सही से भोजन नहीं लेंगे, बहुत ऑयली फूड लेंगे, बहुत ज़्यादा जंक फूड ये सब लेंगे तो मोटापा होगा, मधुमेह होगा, हृदय रोग होगा। ठीक है ना, तो ये सब जो है व्यक्ति के आदत पर निर्भर करता है, भोजन के आदत पर जो ये सब रोग होता है। समझ गए? उचित शिक्षा द्वारा, उचित पोषण शिक्षा द्वारा क्या होगा कि अनेक बीमारियों से जो है बचा जा सकता है और कुपोषण से भी। ठीक है, चलिए आइसोलेशन क्या होता है? संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को अन्य लोगों से अलग रखना ही आइसोलेशन, पृथकीकरण कहलाता है। पृथकीकरण का उद्देश्य रोग के फैलने से रोकना। पृथकीकरण की अवधि रोग के विशेष पर निर्भर करती है। जैसे आप लोग को पता होगा कोविड के समय में जो है ये आइसोलेशन वार्ड बहुत ज़्यादा फुल रहता था। क्यों? क्योंकि जो कोविड था वह एक संक्रामक रोग था और इस रोगों से जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को ना फैले, किसी नॉर्मल पेशेंट को ना फैले, इसके लिए जो है ये आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था, जहाँ पे नॉर्मल पेशेंट से अलग ये पेशेंट को रखा जाता है। समझ गए? तो यही जो है आइसोलेशन होता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में देख लीजिए क्या होता है। देखिए
पोलियो के देश के उन्मूलन के लिए, मतलब पोलियो को देश से ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने 1995 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। मतलब पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया भारत सरकार। पहले पल्स पोलियो प्रतिरक्षण 3 वर्ष से कम उम्र वाले सभी बच्चों को शामिल किया गया। मतलब जब ये शुरू किया गया तब पहले जो है 3 वर्ष से कम बच्चों को जो है ये जो है इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण किया जाता था। ठीक है चाहे वो पहले प्रतिरक्षित किए गए हो या नहीं, चाहे वो पहले प्रतिरक्षित किए गए हो या नहीं किए गए हो, लेकिन 3 वर्ष से कम में सबको जो है यहाँ पे लिया जाता था। ठीक है बाद में WHO अनुशंसा पर निर्णय लिया गया कि 3 वर्ष से कम उम्र वाले आयु वर्ग की अपेक्षा 5 वर्ष से कम उम्र वाले सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाए। ठीक है पहले WHO अनुशंसा किया कि जो 3 वर्ष से कम उम्र वाले को जो दिया जा रहा है उसको जो है बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाए और 5 वर्ष तक के जो बच्चों को है उससे कम उम्र वाले उनको जो है पोलियो का ये टीका दिया जाए। ठीक है और यही जो है आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है, जिसको संक्षिप्त में यहाँ पे बताए हैं, डिटेल में भी हम बता चुके हैं। ठीक है चलिए वहाँ के क्या होता है तो देखिए वहाँ ऐसा होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक से लेकर दूसरे में जो है क्या करे, फैलाने का काम करे, ढोने का काम करे, वही जो है वाहक होता है। ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा जंतु अथवा व्यक्ति जो रोगाणु अथवा जीवाणु का स्रोत होता हो एवं स्वयं समान होता हो वह रोग के लक्षणों से मुक्त होता हो वहाँ कहलाता है। ठीक है देखिए वहाँ वो होता है वो जंतु या वो व्यक्ति होगा जो जिसके अंदर रोगाणु होगा, कोई सूक्ष्म जीव होगा जो सूक्ष्म जीव का स्रोत होगा, बट उसे पता नहीं चलेगा, उससे जो है लक्षण नहीं रहेगा और वो जो है समान इन तरह होगा और वो जो है एक से दूसरे जगह पर जाके इन्फेक्शन फैला देगा। यही जो है कैरियर वहाँ कहलाता है। ठीक है वहाँ का मतलब क्या, ढोने वाला। ठीक है ना चलिए संक्रामक रोग क्या होता है देख लीजिए। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से संचारित होते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। इनका कारण विभिन्न प्रकार के संक्रमण, जीवाणु, विषाणु इत्यादि होते हैं। ठीक है संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है कि जो एक से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचारित मतलब फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इनका कारण विभिन्न प्रकार के संक्रमण, जीवाणु और विषाणु इत्यादि होते हैं। ठीक है चलिए टारगेट कपल क्या होता है या लक्ष्य दंपति क्या होता है देख लीजिए। यह परिवार नियोजन कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है, यह परिवार नियोजन कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है टारगेट कपल ऐसे दंपति होते हैं जो नवविवाहित है अथवा जिनकी एक संतान है ताकि उन्हें परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। ठीक है देखिए लक्ष्य दंपति या टारगेट कपल वो कपल होते हैं, ठीक है वो दंपति होते हैं जो नवविवाहित मतलब जिनका नए विवाह हुआ है वो होते हैं, या फिर जिनकी एक संतान हो, समझ गए ना, जिनके पास एक संतान हो। ठीक है ताकि उन्हें परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया जा सके, समझ गए, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। लक्षित किए गए दंपति को परिवार नियोजन के विभिन्न लाभ समझाए जाते हैं जैसे शैक्षणिक व रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक संप्रभुता, बच्चे के जन्म के विषय में स्वतंत्रता आदि। देखिए लक्ष्य दंपति या टारगेट कपल ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ऐसे दंपति को चुनकर और उनको परिवार नियोजन के लिए जो है क्या किया जाता है कि कहा जाता है कि आप परिवार नियोजन करा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। लक्ष्य दंपति एक ऐसा यह एक जो है परिवार नियोजन कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें टारगेट कपल ऐसे दंपति होते हैं मतलब ऐसे जोड़े होते हैं या तो उनका नए विवाह हुआ हो या जिनके पास एक संतान हो, तो फिर उनको क्या किया जाता है कि परिवार नियोजन जो प्लानिंग जो चलता है उसमें जो है ऐसे दंपति को बताया जाता है कि आपका जो है अभी एक बच्चा है तो 1 या 2 के बाद आप जो है परिवार नियोजन करवा लीजिएगा, या जो नए दंपति होते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं तो उनको बताया जाता है कि 1 या 2 बच्चों के बाद जो है आप फैमिली प्लानिंग का हिस्सा बनिए, जिससे आपके तमाम तरीके के जो है शैक्षणिक, आर्थिक और बच्चे के विषय में अच्छा सोचने स्वतंत्रता का आपको अच्छा रहेगा। ये जो है टारगेट कपल होता है जिनको जो है चुना जाता है, बताया जाता है फैमिली प्लानिंग के बारे में कि क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर आप समय से करा लेंगे तो क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद होगा। ठीक है यही जो है टारगेट कपल होता है, समझ गए। चलिए जिससे उनको जो है जीवन के गुणवत्ता में सुधार आए, समझ गए, तो यही जो है टारगेट कपल होता है, समझ गए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो बड़ा हो गया है, तब तक धन्यवाद।